हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस का यूनिट नंबर 4। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का यूनिट नंबर 4 में जो ये फर्स्ट टॉपिक है, ये है हमारा कंपैरेटिव स्टडी करनी है हमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे यूके, यूगोस्लेविया, वेस्ट जर्मनी, जो बाकी कंट्रीज हैं उन सबकी हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है। सो इस टॉपिक को लेके मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि या तो आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाओ, नहीं इसको लीव करके जाओ। मैंने इस टॉपिक को पीपीटी में ऐड नहीं किया है क्योंकि मुझे पर्सनली ये रिकमेंड कर रही हूँ कि ये टॉपिक छोड़ के आप बाकी सारा यूनिट को अच्छे से कर जाओ, क्योंकि अगर आप एक एक कंट्री के अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस या एक्ट्स लर्न करने लगे सो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला टॉपिक स्किप कर दो। उसके अलावा बाकी यूनिट 4 में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो फ्रेम हो सकते हैं, और ऐसा भी कंटेंट है जो आप अपनी तरफ से बना सकते हो टॉपिक पढ़ के, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ लर्न भी कर लेंगे और उसके अलावा हम अपनी तरफ से कुछ एड अप नहीं कर सकते। सो ये वाला टॉपिक आप स्किप कर दो। बस इसमें इतना जान लो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर कोई भी हम कंट्री का पढ़ते हैं वो हर एक कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा वैल्यू सिस्टम पर डिपेंड करते हैं जो भी उस कंट्री में चल रहे होते हैं। सो मेन वेरिएबल्स क्या हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, वहाँ का वैल्यू सिस्टम कैसा है, वहाँ का सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, इन सब चीजों पर वहाँ का जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है वो डिपेंड करता है। सो इसमें जो कंट्री कंपैरिजन है हम ये टॉपिक नहीं करके जा रहे क्लियरली, हम ये वाला टॉपिक ही है जो सिर्फ फ्लैट छोड़ के जा रहे हैं। अगर आपको पढ़ना है तो बुक्स में से आप पढ़ सकते हो, बट उसका आई डोंट सी कि कोई इतना बेनिफिट होगा, क्योंकि इतने पॉइंट्स हैं आप लर्न ही नहीं कर पाओगे और ये पूरा क्रैमिंग वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इससे अच्छा जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ताकि क्योंकि उसमें अगर कुछ हमें नहीं भी आता हम अपनी तरफ से बना सकते हैं, बट जो ये वाला टॉपिक है इसमें हम अपनी तरफ से भी कुछ टॉपिक नहीं बना सकते हैं। सो क्लियरली टॉपिक करके जाना कोई वर्थ इट चीज नहीं है। सो इसको लीव कर दो, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आप। ठीक है, अभी फर्स्ट टॉपिक है मैनेजिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कि हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को मैनेज करने के। ठीक है, तो इसमें आप क्या समझा सकते हो, आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, आप वो सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर सकते हो। मेन तो आप जितनी भी हमने अप्रोचेस पढ़ी थी फर्स्ट यूनिट में इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, यूनिटरी अप्रोच, प्लूरिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, आप वो अप्रोचेस समझा के आ सकते हो। एक बार यहाँ पे आपको दोबारा अप्रोचेस बता देती हूँ। वो तीनों अप्रोचेस क्या बोलती थी? यूनिटरी अप्रोच जो होती है वो ऑथोरिटेरियन अप्रोच होती है, और जो प्लूरिस्ट वाली होती है उसमें बोलते हैं कोऑपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट होता है, और मार्क्सिस्ट वाली एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन की अप्रोच थी। तो ये हमने वहां पे डिटेल में करा था। आप वो कंसेप्ट यहाँ पे समझा सकते हो, यूनिटरी, प्लूरिस्ट और मार्क्सिस्ट, और बाकी अप्रोचेस भी हमने पढ़ी थी। उसके बाद रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स में आप ये समझा सकते हो कि अगर इनकेस कंफ्लिक्ट हो जाता है तो हमने कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन पूरा अच्छे से पढ़ा था, स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन, नॉन स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन और गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, तो वो भी आप समझा सकते हो। मतलब जितने भी हमने कंसेप्ट अभी पढ़ रहे हैं, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो अभी हम पढ़ेंगे, ये सारे आप इसमें एड अप करके जिसको अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, मैनेजिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस में पूरा आप कंसेप्ट सारे वास्ट एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है एम्प्लॉय डिसिप्लिन। मतलब डिसिप्लिन क्या है, एम्प्लॉय डिसिप्लिन क्या है, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन क्या है। एक तो ये टॉपिक है, अगर कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता हम उसको सस्पेंड कर सकते हैं, उसका डिसमिसल कर सकते हैं, और उसकी मतलब रिट्रेंचमेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक जानेंगे और एम्प्लॉय डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे। देखो, सस्पेंशन और डिसमिसल तो आपको बताइए, सस्पेंड कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं। अभी सबसे पहले जानते हैं एम्प्लॉय डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है, डिसिप्लिन इज अ फोर्स दैट प्रमोट्स एन इंडिविजुअल और ग्रुप टू बिहेव या to observe the rules and regulations and procedures that are necessary for the attainment of objective। मतलब आप अगर डिसिप्लिन में हो तो ऑब्वियसली आप जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, जितने भी जरूरी हैं वो आप फॉलो करोगे। ठीक है, दैट इज डिसिप्लिन। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो डिसिप्लिन है उसमें तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करना या अपने आप को उस तरह सेट करना लाइफ में। ठीक है, सेकंड हो गया ऑर्डरली बिहेवियर, मतलब जितना भी आप बिहेवियर कर रहे हो आपका बिहेवियर ऑर्डर में है। ठीक है, और अगर इनडिसिप्लिन हो जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए यू हैव पनिशमेंट। सो पनिशमेंट, ऑर्डरली बिहेवियर और सेल्फ डिसिप्लिन, ये तीन की एलिमेंट्स हैं डिसिप्लिन के। और जो डिसिप्लिन है वो पॉजिटिव डिसिप्लिन भी हो सकता है, नेगेटिव डिसिप्लिन भी हो सकता है। पॉजिटिव डिसिप्लिन का मतलब है आपने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया थ्रू रिवॉर्ड्स एंड इफेक्टिव लीडरशिप, वो तो हो गया पॉजिटिव डिसिप्लिन। नेगेटिव डिसिप्लिन मतलब यूज ऑफ फोर्स, अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा आप उसको वार्निंग की फियर दे रहे हो, पेनल्टीज दे रहे हो, या और भी तरह की पनिशमेंट्स दे रहे हो, दैट इज नेगेटिव पनिशमेंट।
अब अगर डिसिप्लिन आपने फॉलो करवाना है तो आप डिसिप्लिनरी प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। इसके जस्ट आप पॉइंट्स पढ़ लो। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए आप चार्जशीट इशू कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो कि भाई तूने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया, तो आप एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो। उसके बाद सस्पेंशन कर सकते हो, अगर इंक्वायरी पेंडिंग रह गई, सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी, होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी एंड ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट। सो ये मल्टीपल वेज एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर के, उसके बाद आप उसको सस्पेंड कर सकते हो, डिसमिस कर सकते हो। सो दीज आर वेरियस डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स। उसके बाद इसमें आपको डिसमिसल और सस्पेंशन का मीनिंग तो क्लियर ही होता है, आपको जस्ट रिट्रेंचमेंट नहीं पता होगी तो रिट्रेंचमेंट आपको बता देती हूँ। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? रिट्रेंचमेंट इज समथिंग अकिन टू डाउन साइजिंग। मतलब जब कंपनीज अपने आप को डाउन साइज कर रही होती है, अपने खर्चे को कम करने की कोशिश कर रही होती है, ठीक है, इन एन अटेम्प्ट टू बिकम मोर फाइनेंशियली सॉल्वेंट, कि जब वो चाहती है वो फाइनेंशियली सॉल्वेंट हो तो वो रिट्रेंचमेंट करती है, मतलब काफी बंदों को निकाल देती हैं। सो कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द कंपनी। सो उस केसेस में होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, इकोनॉमिक डाउन टर्न्स आ रखे होते हैं और बिजनेस में काफी तरह के लॉस आ जाते हैं। सो दैट इज रिट्रेंचमेंट। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकग्रीगर्स हॉट स्टॉव रूल। तो ये कई बार छोटा सा पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, ये डिसिप्लिन का ही एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज मैकग्रीगर्स हॉट स्टॉव रूल। इसमें क्या है, उन्होंने बताया कि टाइमिंग ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शंस के बारे में बताया है, इसको पॉपुलरली हॉट स्टॉव रूल बोलते हैं। और यहाँ पे 4 प्रिंसिपल्स मेंशन है रिगार्डिंग द हॉट स्टॉव। एक तो वार्निंग, एक इमीडिएट डिसिप्लिनरी एक्शन, एक है इम्पर्सनैलिटी एंड कंसिस्टेंसी। ये 4 कीवर्ड्स हैं हॉट स्टॉव रूल के, वार्निंग, इमीडिएट डिसिप्लिनरी एक्शन, impersonality एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये करना वो कर लेना, लॉन्ग में तो आएगा नहीं। वैसे अगर आप डिसिप्लिन एक्सप्लेन कर रहे हो और उसमें आप मैकग्रेगर का हॉट स्टॉप रूल लिखाते हो तो वो इफेक्टिव लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये वाले टॉपिक्स ऐसे हैं, थोड़े से आइडिया हो गया, इसमें ऐसे नहीं क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएंगे, इसमें आपको मोल्ड होके आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो आपको जब टर्म्स क्लियर हैं तो आप आंसर्स अपने आप फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्प्लॉयज ग्रीवियंस हैंडलिंग। ग्रीवियंस क्या होता है? ग्रीवियंस मतलब कंप्लेंट्स आना, एक तरह से फॉर्मल करेक्टर हो गया कंप्लेंट्स का। तो कई बार क्या होता है, ग्रीवियंस इज अ टाइप ऑफ डिसकंटेंट विच मस्ट ऑलवेज बी एक्सप्रेस, मतलब आप खुश नहीं हो, आपको कंप्लेंट्स एंड डिसकंटेंटमेंट है, सो दैट इज ग्रीवियंस। सो ग्रीवियंस थोड़ा सा फॉर्मल करेक्टर आ गया कंप्लेंट का। सो ग्रीवियंसेस जो होती हैं वो अनवॉइस भी हो सकती हैं या एक्सप्रेस भी कर सकते हैं लोग, रिटर्न भी हो सकती हैं, ऑरल भी हो सकती हैं, वैलिड एंड लेजिटिमेट भी हो सकती हैं, या अनट्रू भी हो सकती हैं। ठीक है, सो कई किसी भी चीज को रिगार्ड, किसी भी चीज को लेके हो सकती हैं, लाइक आपको वेजेस से खुश नहीं हो, अपने असाइनमेंट से खुश नहीं हो, आपको ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से जो इम्प्लॉय है वो फील करता है कि उसके साथ जस्टिस नहीं हुई है, इनजस्टिस हुई है। तो ये ग्रीवियंस हैंडलिंग का आपको मतलब समझ आ गया, ग्रीवियंस का मतलब समझ आ गया। अब कॉजेज आप अपनी तरफ से जितने मर्जी लिख सकते हो, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, वेजेस नहीं अच्छी, इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे, फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, सो मल्टीपल कॉजेज ऑफ ग्रीवियंसेस अपने आप हेडिंग में एक्सप्लेन करके आ सकते हो। अब ग्रीवियंस हैंडलिंग का प्रोसीजर क्या है? अब ग्रीवियंसेस हैं किसी को, तो ग्रीवियंस हैंडलिंग का प्रोसीजर क्या है कि हम उन ग्रीवियंसेस को सॉल्व कर पाए। सो यहाँ पे मैंने प्रोसीजर मेंशन किया, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि दिक्कतें क्या हैं, फिर उनको अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, फिर उन दिक्कतों या उन डिसकंटेंटमेंट के रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट होगा, डाटा का एनालिसिस और सॉल्विंग करेंगे, उसके बाद रिड्रेसल करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उस चीज को फॉलो मतलब इंप्लीमेंट करेंगे और फॉलो अप लेंगे। तो ये है एम्प्लॉय ग्रीवियंस रिड्रेसल का प्रोसीजर। सबसे पहले आइडेंटिफाई द ग्रीवियंसेस, डिफाइन इट करेक्टली, then collect the action, then analysis and solve, then promote prompt redressal and then implementation and follow up। तो ये पॉइंट जरूरी नहीं आप यही एग्जैक्ट करके आ रहे हो, बट अगर आपको क्लियर हो जाता है मतलब तो आप अपने आप बना के आ सकते हो। देखो जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाला सब्जेक्ट है ना, इसमें लर्निंग इतना नहीं है। लर्निंग एक तो आपको सिर्फ वो इंडस्ट्रियल एक्ट लर्न करना है, थोड़ी बहुत थ्योरीज और थोड़ी बहुत जो अप्रोचेज हैं वो लर्न करनी है, बाकी तो जस्ट कंसेप्ट्स हैं, समझ लो, क्योंकि डाटा अपने आप ही बना के आने वाला है, ये तो सिर्फ समझने वाला है कि व्यू पॉइंट क्या है, वहां पे आपकी खुद की ही डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बाहर आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन स्किल्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है कलेक्टिव बार्गेनिंग। मतलब जब इम्प्लॉयज इकट्ठे होकर इकट्ठे बार्गेन करते हैं, दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। मतलब इम्प्लॉयर के साथ बार्गेन करते हैं ताकि जो उनके राइट्स हैं और जो उनके वो चाहते हैं चीजें वो इम्प्लीमेंट करवा पाए, सो दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग की डेफिनेशन देखते हैं। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग है क्या? कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशंस। मतलब नेगोशिएशंस होती हैं किस किस के बीच में? एम्प्लॉयर के बीच में और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के बीच में। एम्प्लॉयज का क्या है? पूरा ग्रुप है, और जो एम कर रहा है कि जितने भी वो एग्रीमेंट्स है रिगार्डिंग द वर्किंग कंडीशंस या जो भी वो चाहते हैं वो फुलफिल करवा पाए। सो मेन
फोकस क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, दो मेजर इश्यूज पर होता है, या तो वेजेस पे होता है यूजुअली या वर्किंग कंडीशंस पर होता है। पहले ही होता था अर्लियर टाइम्स में कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो सिर्फ दो चीजों पर फोकस करती थी, वेजेस या वर्किंग कंडीशंस। पर जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा डायनामिक कंडीशंस हो रही हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग हर एक एरिया में अब वर्कर्स लगाने लगे, जो भी उनको सेटिस्फाइड नहीं करती चीजें, उनके लिए वो इकट्ठे हो जाते हैं और एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट नेगोशिएशंस करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग की, एक बार इनको समझ लो। ग्रुप एक्शन है एज अपोज टू इंडिविजुअल एक्शन। इंडिविजुअल एक्शन नहीं होता, कलेक्टिवली मतलब ग्रुप बना के वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लेक्सिबल है, बहुत ही ज्यादा मोबाइल है। टू पार्टी प्रोसेस है, दो पार्टीज कौन कौन सी हैं, एक तो एम्प्लॉयर हो गया और एक एम्प्लॉय हो गया। कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब भी उन्हें लगता है तभी वो बार्गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। डायनेमिक प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले तो सिर्फ वर्किंग कंडीशंस या वेजेस को लेके ही करते थे, बट अभी ये ऑलमोस्ट हर एक एरिया में एप्लीकेबल है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एट वर्क होती है, और ये कोई कॉम्पिटिटिव प्रोसेस नहीं है, रादर इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस। ठीक है, और ये एक तरह से आर्ट है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, अगर आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग अभी अगर क्वेश्चन आ जाता है, सो आप कलेक्टिव बार्गेनिंग में पहले तो इंट्रोडक्शन लिख दोगे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है, उसके बाद आप कलेक्टिव बार्गेनिंग के करेक्टर्स मेंशन करके आ सकते हो। उसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग के हम ना 2-3 टॉपिक्स करेंगे, यहाँ पे आपको बताऊंगी, और उसके बाद हम लिखेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस क्या है, कि हम कैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं, देखो पार्टीज टू द कलेक्टिव बार्गेनिंग। पार्टीज मतलब दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग में, एक तो एम्प्लॉयर हो गया, ये एम्प्लॉयज हो गए, और एक एम्प्लॉयर्स और एक एम्प्लॉयज। ठीक है, दो पार्टीज ये वाली होगी, दो पार्टी है कलेक्टिव बार्गेनिंग में। सब्जेक्ट मैटर, पहले मैंने आपको बताया सब्जेक्ट मैटर सिर्फ वेजेस होती थी, वर्किंग कंडीशंस, बट अब ये लिस्ट नेवर एंडिंग है, बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं, उनको अकेला रिप्रेजेंट होगा तो 1 and 1 11, राइट। हम ये सुनते ही है ना इडियम 1 and 1 11। सो जब व्हेन दे आर स्टैंडिंग आउट टुगेदर, उनको एक साइकोलॉजिकली भी होता है कि हम अकेले नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे जने हैं। उसके अलावा ड्यूरेशन क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग की, तो कहते हैं जो कलेक्टिव बार्गेनिंग के अग्रीमेंट्स है ना, वो कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन वेरी करते हैं। जैसे यूएस में जो मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के, वो 1 से 3 साल के लिए होते हैं। उसके बाद जो यूके है वहां पे ओपन एंडेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बाकी कंट्रीज में डिपेंड करता है, तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी ड्यूरेशन होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग की। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस। ठीक है, या तो आप ये वाली डायग्राम कर लो या ये वाली। पहले इजी वाली समझा देती हूँ। सबसे पहले आप प्रिपेयर करोगे कलेक्टिव बार्गेनिंग, देन आप डिस्कस करोगे, देन आप अपना प्रपोजल रखोगे, देन बार्गेनिंग होगी, एंड देन एंड में जाके क्या हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। या ये वाला कर लो या ये समझ लो। स्टार्टिंग में सबसे पहले आप प्रिपेयर करोगे अपने नेगोशिएशंस, बार्गेनिंग इश्यूज देखोगे, देन आप नेगोशिएशन करोगे। नेगोशिएशन ब्रेकडाउन अगर आपके येस होते हैं तो आप ओवरकम कर लोगे अपने ब्रेकडाउन, पर अगर नहीं होते तो आप एग्रीमेंट पर पहुंचोगे। उसके बाद अगर इनकेस लगता है कोई रेटिफिकेशन चाहिए एग्रीमेंट में, रेटिफिकेशन होगी। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपका एग्रीमेंट लागू कर देगी। सो आप कोई भी प्रोसेस करके आ सकते हो, आपको एक बार समझ आ जाएगा। सो मैंने आपको बताया कि अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग आ जाता है, पहले तो इंट्रोडक्शन लिखोगे, देन उसके करेक्टर्स लिखोगे, देन पार्टी, सब्जेक्ट मैटर, ऑब्जेक्टिव्स, ड्यूरेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस। ये सारा बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। एक ना टॉपिक छोटा सा है आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग के साथ, वो है नेगोशिएटिंग प्रोसीजर्स। तो अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग में आपको नेगोशिएशन होती है, मतलब नेगोशिएशन होती है, सो नेगोशिएशन के जो प्रोसीजर्स हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। हैगलिंग बार्गेनिंग, ये वाले अगर आपको करने हैं तो कर लो, अगर आपको स्किप करना है स्किप कर दो, क्योंकि ये तो है नहीं कि जो नेगोशिएशंस है वो आपको एक ही टॉपिक आएगा, वो आपको साथ में आ सकता है कलेक्टिव बार्गेनिंग के। तो एक बार उसके लिए आप पढ़ जाना इसको। ठीक है, हैगलिंग बार्गेनिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, ईच इशू इज सेटल्ड 1 by 1। सो हर एक आइटम को हम सेपरेट इशू मानते हैं, एक एक करके ही हम उसको सेकंड करते हैं, मतलब टर्न बाय टर्न करते हैं। नेक्स्ट है बोलवेरिज्म बार्गेनिंग। इसमें क्या है, कंपनी मेक्स एन एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन प्रोग्राम, so it explains to the workers the company's policies, objectives, and make them understand that whatsoever company is doing, it is doing voluntarily, not because the union force them to do so। so उसमें क्या है, कंपनी अपने हिसाब से चलती है, और कंपनी बोलती है कि जो कुछ भी कर रहे हैं हम खुद से कर रहे हैं, ना कि उस वजह से कर रहे हैं कि किसी ने हमें फोर्स किया। तो वो एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन प्रोग्राम होता है इन द बोलवेरिज्म बार्गेनिंग। नेक्स्ट है कंटिन्यूस बार्गेनिंग। कंटिन्यूस बार्गेनिंग में क्या होता है, negotiations are not postponed till the last minute but continuously चलती रहती हैं सारी चीजें। so that is continuous bargaining। जैसे इनके नाम पढ़ लो, हैगलिंग, बोलवेरिज्म एंड कंटिन्यूस बार्गेनिंग। ठीक है, ये एक बार वैसे पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि अब जैसे इंडिया है, इंडिया में जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो इतना ज्यादा सक्सेस अचीव नहीं कर रहा।
वो किस रीजन की वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि जो अथॉरिटीज हैं वो प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं कर रही, इतनी ज्यादा मल्टीपल यूनियंस हैं जिसकी वजह से बहुत ही गंदा एनवायरनमेंट बना हुआ है। ट्रेड यूनियंस इंडिया में कई तो काफी ज्यादा वीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाइज भी और फाइनेंशियली भी। कोई ऐसी लीगल प्रोविजन नहीं है जो ये ट्रेड यूनियंस वगैरह को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करे या कलेक्टिव बार्गेनिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करे। कोई भी डेफिनेट प्रोसीजर नहीं है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप मेंशन करके आ सकते हो कि इस वजह से जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है वो इनकरेज नहीं करी जाती यहाँ पे। तो अब मल्टीपल रीजंस हैं जिस वजह से जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है इंडिया में वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, इंडस्ट्रियल कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखो अगर आपको आता है इंडस्ट्रियल कंफ्लिक्ट या सिंपल कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तो हमने जो पिछले यूनिट में पढ़ा नहीं वो वाला स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी और गवर्नमेंट, वही सेम आंसर आएगा इसमें भी। बस थोड़ा सा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में समझा देना और थोड़ा सा बता देना कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या इंडस्ट्रियल कंफ्लिक्ट क्या होता है। उसके अलावा जो हमने ये सारे 4-5 मेथड्स करे थे, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, वही सारा आएगा इंडस्ट्रियल कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है वो बोलता है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो होता क्या है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मींस एनी डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, ठीक है, वर्कर एंड वर्कमैन के बीच में, विच इज कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और विद द कंडीशन ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन। बेशक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, बेशक नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, बेशक कंडीशन से रिलेटेड, बेशक किसी और टर्म्स के साथ रिलेटेड, अगर कंफ्लिक्ट हो जाता है दोनों पार्टीज के बीच में, दैट इज इंडस्ट्रियल कंफ्लिक्ट। और अगर कॉजेज पूछ लेते हैं कई बार कि क्या कॉजेज क्या है इंडस्ट्रियल कंफ्लिक्ट के, तो आप 4 हेडिंग्स बनाया ना ये वाली। इंडस्ट्रियल रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं, या फिर अदर कॉजेस हो सकते हैं कंफ्लिक्ट के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जैसे इंप्लॉयमेंट, वर्क, वहाँ के आवर ऑफ वेजेस, राइट्स वगैरह सब कुछ ऐसा है, तो सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट की कोई रूल्स आ गए, कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंजेस आ गई, गवर्नमेंट की कोई कंडीशंस आ गई, सो आप ऐसे मल्टीपल हेडिंग्स बना के अपने पॉइंट्स, जितने भी आपको पॉइंट्स आपको खुद को ही पता है कि कंफ्लिक्ट के क्या कारण हो सकते हैं। वर्किंग कंडीशंस नहीं अच्छी, इंसेंटिव्स नहीं मिल रहा, बोनस नहीं मिल रहा, कोई और उनको कोई और दिक्कत आ रही है, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सारे प्रॉब्लम्स आप बना सकते हो। इजी बनाने के लिए 4 हेडिंग्स बना सकते हो, इंडस्ट्रियल रिलेटेड फैक्टर्स, मैनेजमेंट रिलेटेड फैक्टर्स, गवर्नमेंट रिलेटेड फैक्टर्स या अदर कॉजेस, ठीक है। उसके बाद कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने स्टैट्यूटरी पढ़े थे, नॉन स्टैट्यूटरी पढ़े थे, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड गाइडलाइंस पढ़ी थी। नॉन स्टैट्यूटरी में अगर आपको याद हो कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ा था, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट वगैरह पढ़े थे, तो वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। स्टैट्यूटरी में हमने वही पढ़े थे, 4 पॉइंट्स मेन इसमें किए थे हमने कॉन्सिलिएशन वाले, जो कॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन वगैरह पढ़ा था वही सब आएगा, एडजुडिकेशन वगैरह, वो सारे स्टैट्यूटरी मेजर्स में आप मेंशन करके आ सकते हो। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, इंडस्ट्रियल कंफ्लिक्ट आ जाए, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन आ जाए, तो वो सारा बहुत अच्छा पार्ट है। अब उसमें कॉजेज समझा देना और ये टॉपिक समझा देना। अब इस यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक है। देखो ये वाली यूनिट में आपको लग रहा होगा कि आपको कुछ याद नहीं हो रहा, बट इसमें जो फर्स्ट टॉपिक याद करने वाला तो हमने किया नहीं, उसके बाद जो बाकी टॉपिक्स हैं वो सिर्फ समझने वाले हैं, तो इसमें से हम अपने आप ही बनाने वाले हैं। जस्ट हमें टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, बस सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको मतलब ही नहीं पता होगा तो खुद भी आप कंटेंट कैसे लिखोगे। सो मतलब क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो नेक्स्ट हमारा है लेबर वेलफेयर क्या होता है, लेबर का वेलफेयर करना, उनके पीछे क्या रेशनल है। रैशनल का मतलब हो जाता है क्या व्यू पॉइंट है, क्या साइड है, क्या रीजन है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। रैशनल का मतलब ये हो गया क्या नीड है लेबर वेलफेयर की और क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप ये टॉपिक नहीं भी पढ़ के जाओगे ना तो भी बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हो लेबर वेलफेयर। सो लेबर वेलफेयर होता क्या है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। Labor welfare is a very broad term covering social security, other activities such as medical aid, crutches, canteens, recreational housing, adult education, arrangement for the transportation of labor ताकि वो काम में आ जा सके। So ये सारा लेबर वेलफेयर है कि उनको सारी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। अभी लेबर वेलफेयर के लिए क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल्स हैं जो इन चीजों पर एम्फेसिस देता है, तो आप मेंशन कर सकते हो आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 एंड आर्टिकल 43 है जो कहीं ना कहीं लेबर वेलफेयर को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी लेबर वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ताकि जो वर्कर्स हैं वो अपने काम को पूरे अच्छी तरीके से इंजॉय कर पाए, बेटर लाइफ एंड हेल्थ हो वर्कर्स की, ठीक है, जितनी भी लेबर क्लास है वो हैप्पी हो और सेटिस्फाइड हो, और वो इंडस्ट्रियल फटीग से दूर हो। उनका जितने भी मटेरियल कंडीशन है, जितनी भी वर्किंग कंडीशन है, बेशक कल्चरल कंडीशन है, इंटेलेक्चुअल कंडीशन है, मटेरियल कंडीशन है, वो सारी कंडीशन अच्छी हो। तो आपको एक टिप बता देती हूँ कि अगर इनकेस आपको कभी भी रैशनल पूछा जाता है, यू कैन राइट द ऑब्जेक्टिव्स। तो रैशनल में आप ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस लिख के आ सकते हो रैशनल में, ठीक है। नेक्स्ट है स्कोप क्या है लेबर वेलफेयर का।
तो आप स्कोप में बता सकते हो, स्कोप मतलब क्या क्या चीजें कवर होती हैं लेबर वेलफेयर में। तो आप इसमें 5 हेड्स बना के आओगे। कंडीशंस ऑफ वर्क एनवायरनमेंट मतलब क्या कंडीशंस है, अगर कंडीशंस अच्छी हैं तो ऑब्वियसली लेबर वेलफेयर अच्छा होगा, लेबर का जो वेलफेयर है वो प्रमोट हो रहा है। वर्कर की हेल्थ सर्विसेज को क्या मिल रही है उसको, लेबर के लिए कौन कौन से वेल्थ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेबर के लिए इकोनॉमिक वेल्थ प्रोग्राम्स कौन कौन से चलाए जा रहे हैं, और जनरल वेलफेयर वर्क कौन कौन सा हो रहा है। ये स्टैट्यूटरी भी हो सकता है, नॉन स्टैट्यूटरी भी हो सकता है। सो स्कोप में सारी चीजें आ जाएंगी। मेन तो कंडीशंस, हेल्थ प्रोग्राम्स एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स, ये 3 चीजें आने वाली हैं अंडर द स्कोप ऑफ द लेबर वेलफेयर। आई होप आपको मैंने ट्राई किया है कि थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया हो इंडस्ट्रियल रिलेशन का। इसमें मेनली जो आपको एक बार बता देती हूँ लर्न करके क्या जाना है, एक तो आप फर्स्ट यूनिट में से आपको थ्योरीज और अप्रोचेस लर्न करके जानी है, और मेन जो हमने अगर कंफ्लिक्ट हो जाता है उसको रिजोल्व कैसे करना है वो पढ़ के जाना है कि स्टैट्यूटरी वाले कौन से तरीके हैं, और एक ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पढ़ के जाना है। बाकी तो सारे कंसेप्ट्स हैं, अगर कुछ नहीं भी लर्न हो रहा तो आप यू कैन ऑटोमेटिकली क्रिएट द डाटा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आप कमेंट्स डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड बाकी हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया ये वाला, ठीक है। बाकी इसमें कैजुअल से ही टॉपिक है, आप इसमें कुछ भी अपना तरफ से लिख के आ सकते हो, इतना कुछ सर्टेन नहीं है कि इसमें यही चीज लिख के आनी है। बस ये कि थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छी कर देना एग्जाम में, जिसकी वजह से आपको थोड़ा स्कोरिंग हो जाएगा।